हेलो दोस्तों, मैं नरेश कटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के जो खनिज संपदा थी, उसके बाद ज्योग्राफी में ही अपन एक और टॉपिक जो लेके आए, यानी अर्थशास्त्र से भी संबंध हो गया ये राजस्थान की जनसंख्या या जनगणना। तो देखो, जनगणना अति आईएमपी जो ये टॉपिक है, आप इसको अपन 3 भागों के अंतर्गत बनाएंगे। प्रत्येक भाग को आप देखिए, जो कोई सा भी एग्ज़ाम हुआ, कितना भी बड़े स्तरीय एग्ज़ाम हुआ जिसमें ये टॉपिक होता है और उनमें से प्रश्न आता है, चाहे RS है या पटवारी है या कांस्टेबल है या टीचर लाइन में जितने भी एग्ज़ाम हैं, जिनमें से इनमें से बन के प्रश्न आते हैं। तो आप अपने जो YouTube चैनल है इनको आप सब्सक्राइब कर लें, और अपन जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके आंसर की भी अपन डाल रहे हैं, तो आपको वो भी देखने को मिल जाती है। तो देखो, जनगणना राजस्थान का, इसको अपन वही आंकड़े पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से IMP है, और जो इनकी विशेषता से जो भी प्रश्न बनते हैं वो चीज़ें भी अपन इनके अंतर्गत देखेंगे। तो देखो, शुरू से लास्ट तक अपन इनको बारीकी से अध्ययन करेंगे जनगणना का। तो पहले अगर अपन बात करें इसके अंतर्गत है कि जनगणना, तो यहाँ से आपको एक तो थोड़ा पुराना प्राचीन की टाइम में जाना और एक मध्ययुगीन हिस्ट्री के अंतर्गत आते। तो 2 ग्रंथों के आप पहले नाम याद रख ले कि वो 2 ग्रंथ कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो, एक ग्रंथ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के जो लेखक है ये सभी को पता है। इसके जो लेखक है वो लेखक कौन है? कौटिल्य। और उसके बाद में एक ग्रंथ जो आपको याद रखना है, वो ग्रंथ आपका आता है जिसका नाम है आईने ए अकबरी। और आईने ए अकबरी के जो लेखक है वो कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी के जो लेखक है वो लेखक कौन आते हैं? अबुल फजल आते हैं। अब देखो, ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ किस वंश से संबंधित है? तो ये आपको पता है, मौर्य काल से। मौर्य काल से जो संबंधित है वो कौन सा ग्रंथ है? वो कौटिल्य है। और इसके ये अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र के जो लेखक है कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जो इनको अपन पुकारते हैं। तो आप देखो, इन ग्रंथ से प्रश्न जनगणना से कैसे जो बन के आ रहा है, वो बन के ये आ रहा है कि अगर बात करें कि जनगणना का लिखित अगर साक्ष्य मिले तो किस ग्रंथ में मिले? सर्वप्रथम तो वो मिले थे अर्थशास्त्र में, कौटिल्य द्वारा रचित है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये लिखा गया जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, इसमें जनगणना का सर्वप्रथम लिखे हुए ये लिखित साक्ष्य मिलते हैं, ध्यान रखिए। उसके बाद अगर बात करें आईने अकबरी जो अबुल फजल द्वारा जो रचित है, और ये किसके काल में लिखा? तो मुगल जो शासक है जिसका नाम क्या था? अकबर, सम्राट अकबर प्रथम। इसके जो दरबारी कवि थे अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा। इसमें भी जनगणना उल्लेखित है, यानी इसके अंतर्गत भी जनगणना का पाठ उल्लेखित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आती है। तो 2 चीज़ें हैं कि जनगणना का अगर प्राचीन टाइम में पूछे तो आपको याद रखना अर्थशास्त्र कौटिल्य जिसमें जनगणना के लिखित साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद में अगर मध्य में अगर अपन देखते हैं तो आईने अकबरी, अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि लिखा, उसमें भी जनगणना का उल्लेखित है। तो ये पुराने टाइम की बात है। अब बात करें जनगणना की, अपन इसकी बात करें कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना, या मैं विश्व की तुलना कर देता। देखो, विश्व में जनगणना 2 लाइनें आप इसके अंतर्गत याद रख लो, यानी 2 तारीखें, और वो 2 तारीखें कौन सी है? एक तारीख आपको याद रखनी है 1749,
एक जो तारीख आती है वो कौन सी आती है 1749, और एक तारीख आपको याद रखनी है 1790। अब इन तारीखों से आपके प्रश्न जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं कि 1749 में विश्व में सर्वप्रथम जनगणना करने वाला देश, यानी विश्व में सर्वप्रथम जनगणना करने वाला जो देश है वो देश कौन सा है। ये जब प्रश्न आते तो अधिकतर विद्यार्थी इसको गलत करके आ जाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, उनकी तरफ इनके ध्यान आकर्षित होता है, जबकि विश्व के अंतर्गत सर्वप्रथम जो जनगणना की थी वो देश आता है स्वीडन। स्वीडन देश में सर्वप्रथम 1749 ईस्वी में क्या होती है जनगणना होती है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब आ रहा प्रश्न यहाँ पे 1790 में क्या बनता है कि यहाँ पर 1790 में अमेरिका में जनगणना हुई। 1790 में अमेरिका में जनगणना हुई, और ये जो जनगणना थी इससे प्रश्न क्या बनता है आईएमपी है कि ये दशकीय जनगणना, या तो ये प्रश्न आ जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम दशकीय जो जनगणना हुई वो किस देश में हुई, तो अमेरिका में हुई, और कब हुई तो 1790 में हुई। और दशकीय जनगणना आगे चलकर ये जनगणना का आधार बन गया, ये जनगणना का आधार बन गया, यानी अधिकतर जो देश है वो देश 10 वर्षों के अंतर्गत एक बार अपनी जनगणना करते हैं। तो दशकीय जनगणना करने वाला पहला देश कौन सा, अमेरिका। कब हुई 1790 में। लेकिन विश्व में सर्वप्रथम जनगणना जो करने वाला देश है वो देश कौन सा है, स्वीडन है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करें अगले, ये तो हुई विश्व की बात। अब देखो यहाँ पे अगर अपन भारत की बात ले लेते हैं कि भारत में तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना, या मैंने भारत ले रहा हूं, इसमें आपको 2 तारीखें याद रखनी है। भारत में जनगणना की 2 तारीखें तो याद रखनी है, उसके बाद में अन्य जो तारीखें हैं वो भी आपको याद रखनी है, जिसमें से देखो नंबर 1 1872, और उसके बाद में नंबर 2 1881 ईस्वी। अब यहाँ पे 1872 और 1881, यानी 1872 से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई। भारत में जो सर्वप्रथम जो जनगणना हुए थे वो कब हुए थे, 1872 में हुए थे। और ये किसके काल में हुए थे, तो लॉर्ड मयो के काल में। लॉर्ड मयो के काल में ये जनगणना हुई। लेकिन ध्यान रखना ये जनगणना व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई थी, बस कुछ जगह जनगणना हो गई और कुछ क्षेत्र छूट गए थे। तो यहाँ पे ये व्यवस्थित जनगणना नहीं हुई। लेकिन 1872 में लॉर्ड मयो के काल में भारत में पहली बार जनगणना हुई। अगर प्रश्न इतना ही आता कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो 1872 में लॉर्ड मयो के काल में हुई। उसके बाद में देखो 1881 ईस्वी में यहाँ पे जिस प्रकार से अमेरिका में याद रखा कि दशकीय जनगणना, उसी प्रकार से भारत में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना हुई। और ये किसके काल के अंतर्गत हुए, तो ये आपको पता है लॉर्ड रिपन के काल में हुई।
अब यहाँ से आपको दो लाइनें याद रखनी है। या तो प्रश्न ये आ जाए कि भारत में सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना, या फिर प्रश्न ये आ जाए कि दशकीय जनगणना कब हुई, तो 1881 में हुई, लॉर्ड रिफन के काल के अंतर्गत हुई, और लॉर्ड मयो और लॉर्ड रिफन से दो प्रश्न आपको जो गवर्नर जनरल से और भी याद रख लेना। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी मृत्यु भारत में हुई तो वो व्यक्ति कौन था, लॉर्ड मयो, जिसकी मृत्यु भारत के अंतर्गत हुई। और लॉर्ड रिफन का आपको पता है पंचायती राज का जो जनक कहते हुए अपन किसको कहते हैं, लॉर्ड रिफन को कहते हैं। तो इन दो गवर्नर जनरलों से एक एक प्रश्न आपको और भी याद रखना है, ध्यान रखिए। उसके बाद अगर बात करें कि ये 2 तारीखें तो जो आपको याद रखनी है, देखो अपन इस वीडियो के अंतर्गत या जनगणना के अंतर्गत 2011 की जनगणना पढ़ने के उद्देश्य से है, लेकिन 2011 की जनगणना बाद में पढ़ेंगे। पहले जो जनगणना से बेसिक जो प्रश्न बनते हैं वो और कौन कौन से इनके अंतर्गत है। तो देखो 3 तारीखें आपको और याद रखनी है। राजस्थान की पढ़ रहे हैं, थोड़ी भारत की तुलना जो अपन कर रहे हैं। तो देखो 3 तारीखें में नंबर 1 1901 को आपको रटना है, अति IMP है। उसके बाद में 1931 और उसके बाद में 1941, और अगर चौथा अगर आपको याद रखना है तो वो याद रख लो आप 1951 याद रख लो। लेकिन 1951 की अपन चर्चा बाद में करेंगे, पहले अपन इन तारीखों की देखते हैं कि इन तारीखों से क्या प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो इन तारीख से प्रश्न क्या बन रहा है, प्रश्न ये बन रहा है कि राजस्थान में पहली जनगणना। अब यहाँ पे आपको केवल प्रश्न यही आए कि राजस्थान में पहली जनगणना कब हुई, 1901 ईस्वी के अंतर्गत हुई। ये आपको ध्यान रखना। 1881 में भी जनगणना हुई, 1891 में भी जनगणना हुई, लेकिन उन जनगणनाओं के अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत ही जनगणना हुई। देशी रियासतें थी उनको सम्मिलित नहीं किया गया, यानी राजस्थान की देशी रियासतों को सम्मिलित नहीं किया। राजस्थान में पहली बार जनगणना सन 1901 ईस्वी के अंतर्गत हुई। एक तो इसकी विशेषता यह है। दूसरी विशेषता अगर आप ये याद रखो, दूसरी विशेषता इसी 1901 की दूसरी विशेषता क्या बनती है, तो इसकी बन रही है विशेषता कि भारत में, यानी राजस्थान तो है ही है इसके अंतर्गत, तो भारत में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से जनगणना हुई। यानी पहली बार जो वैज्ञानिक पद्धति से जो जनगणना हुई थी, वो जनगणना कौन सी हुई थी, सन 1901 ईस्वी वाली जनगणना पहली बार वैज्ञानिक पद्धति। और वो जो पद्धति थी वो पद्धति कौन सी थी, तो वो उस पद्धति का नाम था सांगोपांग पद्धति। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। सांगोपांग पद्धति के अनुसार पहली बार जनगणना कब हुई, सन 1901 ईस्वी में हुई। तो लाइनें कितनी बन रही है, 2 लाइनें यहाँ से बन रही है, दोनों या MP है कि राजस्थान में पहली बार जनगणना कब हुई, 1901 ईस्वी के अंतर्गत हुई। और भारत में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से जनगणना कब हुई, तो 1901 में हुई। पद्धति कौन सी थी, सांगोपांग पद्धति थी, यह आपको ध्यान रखें। उसके बाद देखो प्रश्न 1931 से भी आपको याद रखना है। और 1931 से जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या बन रहा है, वो 1931 से प्रश्न ये बन रहा है कि भारत में, पहली लाइन तो ये याद रख लो, भारत में पहली बार जातिगत जनगणना हुई। यानी भारत में पहली बार जाति के आधार पर जो जनगणना हुई थी वो जनगणना कब हुई, सन 1931 में हुई। यानी जाति के अनुसार यहाँ पे जनगणना हुई। और इस वैज्ञानिक पद्धति यानी सांगोपांग पद्धति को छोड़कर यहाँ पे नई पद्धति अपनाई गई थी। यानी
1901, 1911, 1921 तक तो इसी पद्धति के आधार पर जनगणना हुई, लेकिन भारत में पहली बार जातिगत जनगणना और यहाँ पे पद्धति यानी वैज्ञानिक पद्धति भी यहाँ पे चेंज कर दे। और वो वैज्ञानिक पद्धति है, उस वैज्ञानिक पद्धति का जो नाम है वो कौन से है, डी फैक्टो पद्धति। डी फैक्टो पद्धति पहली बार जनगणना कब हुई, 1931 ईस्वी के अंतर्गत हुई। डी फैक्टो पद्धति के अनुसार जनगणना होती है, ध्यान रखिए। उसके बाद अगर बात करें 1941 में, यानी बस वो एक बार जनगणना हुई डी फैक्टो पद्धति के, और वहाँ पे इस पद्धति को पुनः चेंज कर दिया और अगली जो पद्धति बनाई 1941 वाली, और वो पद्धति कौन सी थी, तो नाम यही है, केवल थोड़ा सा इसके अंतर्गत चेंज किया। वो कौन सी, देखो, डी फैक्टो, ये तो शब्द है ही है, लेकिन यहाँ पे क्या जोड़ दिया, कम जोड़ा, यानी जनसंख्या को कम करना, तो डी फैक्टो कम डेजुरू नहीं डिजूरे पद्धति कौन सी थी, डी फैक्टो कम डिजूरू पद्धति। इस पद्धति के अनुसार पहली बार जनगणना कब हुए, सन 1941 के अंतर्गत होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत पूछा जाता रहता है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 1951 में भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन अब स्वतंत्रता की पहली जनगणना होगी, लेकिन उससे पहले भारत में और क्या हुए थे वो आपको देखना है, जनसंख्या से संबंधित। 1951 की चर्चा बाद में करते हैं। 1941 के बाद में, यानी 47 में देश आज़ाद हुआ, संविधान भी बनकर तैयार हुआ, तो जनगणना के अन्य जो तथ्य हैं वो संविधान से जोड़कर अपन इनको देखते हैं। और संविधान से जोड़ते तो देखो यहाँ पे तारीख आपको याद रखनी है, 1948। जनगणना नीति नहीं है ये, हाँ 48 में जनगणना नीति तो लागू हुई, लेकिन ये 3 नीतियाँ जो अभी तक लागू, वो नीतियाँ अपन अलग पढ़ेंगे। पहले 1948 के अंतर्गत ऐसा क्या है, तो 1948 में एक अधिनियम बना जिसे कहते हैं भारतीय जनगणना अधिनियम। भारतीय जनगणना अधिनियम जो बना था, वो अधिनियम कब बना था, सन 1948 ईस्वी के अंतर्गत बना। भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 में बना, और इसके अंतर्गत ये तय किया गया, यह अधिनियम बना दिया गया और तय किया कि भारत के अंतर्गत जनसंख्या कौन करवाएंगे। यानी यूँ समझ लो, भारत में जनगणना कौन कराते, प्रश्न ये बना लेते हैं, कराते। तो भारत में जनगणना, तो भारत के अंतर्गत जनगणना देखो, गृह मंत्रालय के अधीन, यानी गृह जो मंत्रालय है, इस गृह मंत्रालय के जो अधीन एक और जो मतलब संस्था है या कार्यालय है, जिसका अपन नाम, जिसका जो नाम है आपको याद रखना, महापंजीयन कार्यालय। ये जो गृह मंत्रालय के अधीन ही है, जो कौन आता है, महापंजीयन कार्यालय। तो महापंजीयन कार्यालय द्वारा भारत में जनगणना करवाते हैं। महापंजीयन कार्यालय से आपको 2 लाइनें और जो याद रखनी है, वो याद क्या रखनी है कि इस महापंजीयन जो कार्यालय के, महापंजीयन जो कार्यालय है, इस महापंजीयन कार्यालय का जो मुखिया होता है, वो मुखिया क्या कहलाता है। देखो मुखिया, पहले मुखिया जो होता है वो मुखिया इसका क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है जनगणना आयुक्त। जनगणना आयुक्त कहलाता है।
अब मैं कह रहा आपको 2 लाइनें याद रखनी है, लेकिन 2 लाइनें कैसे याद रखनी है, वो याद ये रखनी है कि जनगणना आयुक्त जो होता है ये केवल राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराता है, राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना करवाता है। राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कौन करवाता है या किसके निर्देशन में होती है, तो वो होती है जनगणना आयुक्त के निर्देशन के अंतर्गत होती है। और इससे आपको 2 लाइनें यानी 2 आयुक्तों के आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना कि प्रथम जनगणना आयुक्त, प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था, और एक आपको याद रखना है 2011, क्योंकि पढ़ेंगे जनगणना कौन सी 2011 की अपन को पढ़नी है, तो 2011 की जनगणना के समय अपने जनगणना आयुक्त कौन थे, तो 2011 के समय की आपको याद रखना कि जनगणना आयुक्त कौन से थे। तो पहले तो आपको ये याद रखे, पहला वाला ये जो वर्तमान के अंतर्गत है या 2011 की जनगणना करवाई वो जनगणना आयुक्त कौन था, क्योंकि उसी को आपको एग्जाम के अंतर्गत ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है सी चंद्रमौली। वर्तमान वाला सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली यानी ये 2011 की जनगणना करवाई, उस समय ये जनगणना आयुक्त था। लेकिन पहला जो जनगणना आयुक्त था जिसका नाम देखो सी यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे याद रख लो WC आगे इंग्लिश नाम है, और इंग्लिश नाम क्या है, फ्लाइट डेन, इसका जो नाम आता है फ्लाइट डेन। जनगणना आयुक्त प्लाईउडेन WC प्लाईउडेन जो प्रथम जनगणना आयुक्त था और 2011 के समय जनगणना आयुक्त था, जिसका नाम था सी चंद्रमौली था, यह आपको ध्यान रखिए। लेकिन ये जो मुखिया होता है महापंजीयन कार्यालय का, लेकिन आपको ये जो याद रखना है कि जो जनगणना आयुक्त होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर ही करवाता है, और राज्य स्तर पर कौन करवाता है, राज्य स्तर पर, यानी राज्य स्तर पर इसका मुखिया हो गया, राज्य स्तर पर एक पद अलग दे दिया, राज्य जो स्तर है उस राज्य स्तर पर एक पद अलग बना दिया आयुक्त के बाद में, और जिसका जो नाम आता है जनगणना निदेशक। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, जनगणना आयुक्त, और यहाँ पे होगा जनगणना निदेशक। और जनगणना जो निदेशक है वो निदेशक डायरेक्ट 2011 का आप याद रखें कि 2011 की जनगणना हुए उस समय राजस्थान का जनगणना निदेशक कौन था। तो 2011 की जब जनगणना हुई थी उस टाइम में अपना निर्देशक था जिसका नाम था श्री सुब्रा सिंह, जिसका नाम था वो नाम क्या था, श्री सुब्रा सिंह। जनगणना निदेशक ना कि आयुक्त, राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो वो आपको याद रखना श्री सुब्रा सिंह था, और जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली था, ये याद रखिए। अब आपको ये याद रखना कि 1948 में भारतीय जनगणना जो अधिनियम बना था, जनसंख्या कौन करवाएंगे, गृह मंत्रालय के अधीन जो एक कार्यालय है जिसका नाम है महापंजीयन कार्यालय, और इस महापंजीयन कार्यालय का जो मुखिया होता है वो जनगणना आयुक्त कहलाता, और इसका सहयोगी यानी राज्य में उसका नाम होता है जनगणना निदेशक। और पहला जो जनगणना आयुक्त था WC
प्लायोउंडेन था, और 2011 की जनगणना हुई उस टाइम में था सी चंद्रमौली था, और राजस्थान का जनगणना निदेशक था श्री सुप्रभ सिंह था। ये ध्यान रखें। लेकिन आपको अन्य चीज और जो याद रखनी है, वो याद क्या रखनी है कि जनसंख्या भारतीय संविधान के, यानी जनगणना भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है। पॉलिटिकल से संबंधित जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जनगणना का भारतीय संविधान में उल्लेख, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है और किस सूची के अंतर्गत है, सूची क्रमांक कौन सा है, ये सारे एग्जाम के अंतर्गत भी पूछे जा चुके हैं और भी इनकी पूछने की संभावना इनके अंतर्गत रहती है। तो ये जो भारतीय जो जनगणना है वो संविधान के 246वें अनुच्छेद के अंतर्गत है। 246 याद रखने का यही है। 2 4 6 यानी 2 का पहाड़ा चल रहा है यहाँ पे, 2 4 6 यानी 246वें अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है, ये ध्यान रखें। फिर उसको आप उसके बाद का अगर बात करें तो संविधान की, यानी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या कौन सी है, 7वीं अनुसूची। यानी अनुसूचियाँ कितनी थी, प्रारंभ में 8 थी, वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियाँ है। प्रारंभ में 8 थी, वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूची है। 11 और 12 दो ज़्यादा एमपी है, 11 और 12। 11 पंचायत से संबंध और नगर निगम से जो संबंध आती है वो कौन सी आती है, 12वीं अनुसूची आती है। यहाँ पे अनुसूची कौन सी है, 7वीं, और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूचियों का उल्लेख है। वो कितनी सूचियाँ है, 3 सूचियाँ है, जिसके नाम नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, और नंबर 3 कौन सी आ रही है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी 3 सूचियां है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस पे जो कानून बनाता हो कौन बनाती, केंद्र सरकार। इसके अधीन जो विषय है, और इसमें कौन है, राज्य सरकार। और समवर्ती सूची में उल्लेखित कह रहे केंद्र प्लस राज्य, दोनों सरकारों के अधीन आते, केंद्र प्लस राज्य। अब आपको याद रखना है कि जनगणना पढ़ रहे हैं, लेकिन इनसे जनगणना से संबंधित क्या प्रश्न है, तो प्रश्न ये है कि संघ सूची के अंतर्गत प्रारंभ में कितने विषय थे। जो संघ सूची है, इस संघ सूची के अंतर्गत जो प्रारंभ के अंतर्गत जो विषयों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 97। और जो वर्तमान के अंतर्गत है वो वर्तमान में कितने विषय हैं, सबको पता है कितने विषय, 100। अपने सूची वाला वीडियो डाल रखा है न्यू मॉर्निंग यूट्यूब चैनल पर, आप उसको ज़रूर देखिए। 100 विषय है वर्तमान के अंतर्गत। तो इस जनगणना का उल्लेख संघ सूची के अंतर्गत है। जनगणना का उल्लेख कितना है, संघ सूची के अंतर्गत है। और इसमें ये जो 100 विषय है वर्तमान में, वर्तमान के अंतर्गत 100 विषय है, इसमें से कौन से क्रमांक पे इसका उल्लेख हो रखा है, तो ये क्रमांक याद रख लेना, बड़े स्तरीय एग्जाम के काम का है। 79 अनुक्रमांक पर, यानी जो विषय 100 विषय है इसमें 79 अनुक्रमांक के ऊपर जनगणना उल्लेखित है, ध्यान रखना। और राज्य सूची और समवर्ती सूची की अगर विषयों की अगर आप बात करो तो इसमें आपको पता है प्रारंभ में कितने थे, 66 थे, वर्तमान में कितने हैं, 61, यानी 5 माइनस कर दो। समवर्ती सूची में विषयों की बात करें अपन तो प्रारंभ में कितने थे, 47, इधर माइनस किया तो वर्तमान में कितने हो गए, 5, अगर नहीं प्रारंभ में इसके अंतर्गत थे 46 और वर्तमान में कितने हो गए, 51।
इस समवर्ती सूची, सॉरी 52, 5 प्लस ही करना अपन को, 46 में 5 प्लस करना है, 52 विषय है वर्तमान के अंतर्गत समवर्ती सूची के अंतर्गत है, तो ये ध्यान रखें। तो ये जनगणना जो संघ सूची का विषय है 79 अनुक्रमांक पर ये स्थित है। जनगणना भारतीय संविधान के 246 अनुच्छेद यानी 246वें अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित आती है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जनगणना की आगे बात करें तो जनगणना नीतियां, जनगणना नीतियां, जनगणना नीतियां। तो जनगणना की जो नीतियां अभी तक बन चुकी है वो कितनी बन चुकी है? 3 नीतियां बन चुकी है, और तीनों नीतियां आपको याद रखनी है कि वो 3 नीतियां कब कब बनी। तो नंबर 1 1948 प्रथम जनगणना नीति, प्रथम जनगणना नीति। अगले सन 1976 द्वितीय जनगणना नीति। द्वितीय जनगणना नीति कब बनी? सन 1976 में। और तृतीय जनगणना नीति बनी थी 15 फरवरी 2000 ईस्वी में, 15 फरवरी 2000 ईस्वी में बने थे अपनी तीसरी जनगणना नीति। तो तीसरी जनगणना नीति कब बनी थी? वो बनी थी 15 फरवरी 2000 के अंतर्गत बनी। अब इन नीतियों से अपन के प्रश्न क्या बनने वाले, क्या आते? तो देखो यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। पहली जो नीति बनी थी उसमें मेन जो लक्ष्य रखा वो लक्ष्य कौन सा था? जनगणना नीति में पहली जो नीति थी उसका लक्ष्य, वो लक्ष्य था परिवार नियोजन। परिवार नियोजन था, यानी परिवार का नियोजन करना है। प्रथम जनगणना नीति सन 1948 के अंतर्गत ये बताया गया। 1976 वाली द्वितीय जो नीति थी इसका जो लक्ष्य रखा वो लक्ष्य कौन सा रखा? ये IMP एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो वो है मात्रात्मक लक्ष्य, मात्रात्मक लक्ष्य या मात्रात्मक लक्ष्य पर बल देना, या आप ये कह सकते हैं मात्रात्मक, मात्रा यानी मापना हो गया, यूँ समझ लो मापना हो गया। यानी इन्होंने इस नीति के अंतर्गत स्पष्ट जो निर्देश यानी ये मात्रा रखी कि अपन को जनसंख्या पे नियंत्रण रखना है। अगली जनगणना जब भी हुए अपना जनगणना तो इतना आना चाहिए, साक्षरता इतनी आनी चाहिए, वृद्धि दर इतनी आनी चाहिए, यानी सब यूँ मात्रा रखी। तो मात्रात्मक लक्ष्यों पर बल दिया गया था द्वितीय जनगणना नीति के अंतर्गत। और तीसरी जो जनगणना नीति थी इसके अंतर्गत जो लक्ष्य रखे वो लक्ष्य कितने रखे? 3 लक्ष्य रख लिए, समझ लो आप। 3 लक्ष्यों की बात हुई तीसरी पंचवर्षीय योजना की, सॉरी जनगणना नीति के अंतर्गत। नंबर 1 तुलनात्मक लक्ष्य, तुलनात्मक लक्ष्य रखे यानी तुलना करनी। और तुलनात्मक नहीं था, तात्कालिक, तुलनात्मक लक्ष्य ना होकर यहाँ पे थे तात्कालिक लक्ष्य, यानी तत्काल जो लक्ष्य, तात्कालिक लक्ष्य। और तात्कालिक लक्ष्य के अंतर्गत जो था वो क्या था? यहाँ पे देखो मातृ एवं शिशु, यानी ये
लाइन याद रख लो, मातृ एवं शिशु या मातृ एवं शिशु सुरक्षा, या तो ये याद रख लो कि सुरक्षा, या फिर ये दो शब्द तो आपको याद रखना ही रखना है। यानी आपको क्या करना है, मातृ मृत्यु दर को कम करना है और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। यानी यही उद्देश्य इसके अंतर्गत रखा। पहला लक्ष्य कि तत्काल के अंतर्गत अपन को करना है, तो अपन को करना है मातृ मृत्यु दर को अपन को रोकना है। यानी कोशिश अपन को ये करनी है कि जो 130 से जो ऊपर हो रही है उसको अपन को 100 से कम लेके आना है, 100 से कम पे लाना है, और शिशु मृत्यु दर को अपन को 30 से कम लेके आना है। ये जब मैं भारत की जनसंख्या भी पढ़ेंगे अपन, उस समय मृत्यु दर सब अपना आंकड़े याद करेंगे। लेकिन अभी आपको इस नीतियों के अंतर्गत ये आपको याद रखना कि तात्कालिक लक्ष्य के अंतर्गत मातृ एवं शिशु सुरक्षा, मातृ मृत्यु दर को 100 से कम लाना, शिशु मृत्यु दर को 30 से कम लाना था। ये आपको ध्यान रखे। उसके बाद में सेकंड, या तो आप कह सकते हो मध्यम लक्ष्य, यानी थोड़ा अपन को जो कार्य करना मध्यम के अंतर्गत है, और वो मध्यम के अंतर्गत जो आता है वो क्या आता है कि 2010 तक प्रजनन दर, यानी 2010 तक प्रजनन दर 2.1% लानी है। 2.1% अपन को लेके आनी प्रजनन दर को 2010 तक, क्योंकि अपनी जो प्रजनन दर है वो है 2.4 थी, उसको अपन को कम करके यानी जनसंख्या पर रोक लगानी है, और 2010 तक अपन को 2.1 लेके आनी। लेकिन अपन इस लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाए थे। अपनी जो भारत की जो प्रजनन दर है वो कितनी है, 2.4% है। फिर भी इसको कम करना है, अपन को ध्यान रखिए। उसके बाद में लास्ट इसके अंतर्गत अगर तीसरा लक्ष्य की बात करें तो उसका नाम रख दिया दीर्घ लक्ष्य, और दीर्घ लक्ष्य कुछ भी नहीं है, आर्थिक सुधार से संबंधित हो गया। यानी आर्थिक, सामाजिक विकास और पर्यावरण के अनुकूल का स्तर, यूँ याद रख लो आप, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के अनुकूल अपन को क्या करना है, जनसंख्या को लाना है या स्तर करना है, वो आता है दीर्घ लक्ष्य के अंतर्गत आता है। यानी आर्थिक विकास भी हो, उसका सामाजिक भी हो, और वो पर्यावरण के अनुकूल भी रहे। तो ये आपको ध्यान रखें। तो अब आप क्या करें, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अपन पढ़ते राजस्थान की जनसंख्या, और जो आंकड़े उसके आधार पर पढ़ेंगे, और भी इस जनसंख्या से जो विशेषता है वो विशेषता अपन बीच बीच में चर्चा करते जाएंगे, या लास्ट में और विशेषता करेंगे। अब अपन आंकड़े पढ़ेंगे, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, कम कहाँ पे है, वो चीज़ें। तो आप इसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए पढ़ते हैं राजस्थान की जनसंख्या। देखो इनकी विशेषता और भी बाकी है, लेकिन अपन बीच में विशेषता की चर्चा करेंगे। जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं आंकड़ों की अपन चर्चा करेंगे। देखो जनसंख्या, पहले तो अपन जनसंख्या और जनसंख्या किसकी पढ़ रहे अपन, राजस्थान की पढ़ रहे। तो राजस्थान का आपको आंकड़ा याद रखना है। संख्या के अंतर्गत आंकड़ा दे रखा है वो याद नहीं रखना है। प्रतिशत के अंतर्गत जो दे रखा है वो प्रतिशत वाला आंकड़ा आपको याद रखना। और राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 2011 के अनुसार
6.86 करोड़, यानी 6.86 करोड़ के लगभग अपनी जो राजस्थान की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। और इसको अगर अपन आंकड़ों में देखो तो इसका हो गया 57, यानी इसका जो आंकड़ा है 887 के लगभग है, यानी आंकड़ा यहाँ पे हो रहा है 68,54,867। ये है आंकड़ा एग्जैक्ट, लेकिन इनको पॉइंटों में आपको याद रखना है। तो कितनी आती है 6.86 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है। वो कब है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार ये राजस्थान की जनगणना है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले अगर अपन बात करें ये जनसंख्या पढ़ने से पहले, तो देखो वर्तमान एक प्रश्न आता है, जैसे मैंने स्वतंत्र भारत पे चर्चा नहीं की कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो जनगणना कब हुए थे, सन 1951 ईस्वी के अंतर्गत हुए भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। अगर प्रश्न ये आ जाता है कि वर्तमान राजस्थान की जनगणना, राजस्थान की पहली जनगणना कब हुई, अगर ये प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान राजस्थान की पहली जनगणना कब हुई, तो वो होती है 1961 में, क्योंकि 1956 में राजस्थान बन के तैयार हुआ था, तो 1961 में वर्तमान राजस्थान की पहली जनगणना हुई। जबकि राजस्थान की पहली जनगणना कब हुई 1901, और भारत की पहली जनगणना कब हुई थी 1872 ईस्वी के अंतर्गत हुई। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, आ जाए तो एग्जाम में। ये 1951 है, 1551 नहीं है, 1951 में पहली बार हुई थी। अब मान जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जनगणना 2011 राजस्थान की कितनी है 6.86 करोड़ के लगभग राजस्थान की जो जनसंख्या है, इसकी आपको क्या करनी है तुलना, और वो तुलना करनी है एक तो भारत के साथ में और एक किसके साथ में करनी है विश्व के साथ। यानी विश्व की 1% जनसंख्या राजस्थान में है। ये तो लाइन आपको याद रखनी है, विश्व की 1% जनसंख्या अपने राजस्थान के अंतर्गत है, और भारत के अगर प्रतिशत की बात करें तो 5.66 आंकड़े याद रखना, यानी 5.66% कुल भारत की जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है, तो वो अपने राजस्थान के अंतर्गत निवास करती है 5.66%, और विश्व की 1% जनसंख्या है। और थाईलैंड के बराबर राजस्थान की जनसंख्या, ध्यान रखना थाईलैंड जो देश है उसके बराबर अपने राजस्थान की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। उसके बाद अगर बात करें अपन कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। अब सर्वाधिक में देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, एक याद रखना आपको न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम भी याद रखना है और सर्वाधिक भी आपको याद रखना है, यह आपको ध्यान रखना। तो सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान में कहाँ निवास करेगी, जहाँ उपजाऊ मिट्टी या नदियाँ, तो मैदानी प्रदेश राजस्थान का है, तो मैदानी प्रदेश के जिले ही इसके अंतर्गत सर्वाधिक के अंतर्गत आएंगे, जिसमें नंबर 1 जो आ गया, यानी नंबर 1 जो जिला आया वो कौन सा आ गया जयपुर। न्यूनतम
कौन सा हो गया, जैसलमेर। दो तो आपको याद है ही है, लेकिन वर्तमान एग्ज़ाम कंपटीशन के अंतर्गत नहीं दे रहे हैं। वर्तमान वाले प्रश्न इनके अंतर्गत यानी एक एक ज़िला नहीं दे के ज़्यादा ज़िले एग्ज़ाम के अंतर्गत देते हैं। तो इसमें आपको याद रखना J2 यानी एक ज़िला और कौन सा आ गया, जोधपुर। अगर जयपुर के बाद अगर जनसंख्या आती तो जोधपुर में आती, उसके बाद में अलवर, अगला जो ज़िला आता है वो ज़िला कौन सा आता है, अलवर ज़िला आता है। और चौथा पे आता है नागौर, और पांचवा पे जो ज़िला आता है उदयपुर। तो आप इसका सूत्र बना सकते हैं J2 जयपुर, जोधपुर, आगे आप याद रख लो अन्ना, उद्दा। अन्ना यानी अलवर याद रखना, अजमेर नहीं याद रखना, ना से नागौर और उदा से उदयपुर आ जाएगा, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। अगर अपन प्रतिशत की बात करें तो केवल आपको एक ज़िला जो याद रखना है, इसका आपको प्रतिशत भी याद रखना है कि इसके अंतर्गत 9.67% राजस्थान की जनसंख्या अकेले जयपुर डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है, यानी 9.67%। अगर वही बात अगर अपन जैसलमेर में करते हैं कि जहाँ कम परसेंट जनसंख्या निवास करती है, तो यहाँ पे करती 0.89%। 0.89% राजस्थान की जनसंख्या जैसलमेर के अंदर निवास करती है, और 9.67% जनसंख्या इस जयपुर के अंदर निवास करती है। और न्यूनतम वाले के अंतर्गत तो अन्य और जिले अगर इसके अंतर्गत पूछ ले तो देखो यहाँ पे है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही, और सिरोही के बाद में नंबर 4 पे बूंदी। बूंदी के अंतर्गत भी न्यूनतम जनसंख्या, सिरोही के अंतर्गत भी न्यूनतम जनसंख्या आती है। और एक और जिला जो आता है, अगर 5 अपन ले रहे हैं तो 5वां जो जिला है उसका नाम आता है राजसमंद। 5वां जो जिला, वो जिला कौन सा आता है, राजसमंद आता। तो आपको आंकड़ा क्या याद रखना, केवल जयपुर का 9.67, जैसलमेर 0.89% जनसंख्या निवास करती है, ध्यान रखिए। उसके बाद इसी जनसंख्या का आकार की अगर अपन तुलना करें, ये तो सर्वाधिक जो जिले हैं। अब अगर बात करें इसमें कि ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी, तो यहाँ पे आपको देखो जनसंख्या और जनसंख्या यानी राजस्थान की सर्वाधिक और न्यूनतम पढ़ लिए। अब पढ़ते देखो ग्रामीण, ग्रामीण जनसंख्या, और एक जनसंख्या कौन सी हो गई, शहरी जनसंख्या। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत राजस्थान में निवास करती है और शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत, दोनों के आंकड़े एग्जैक्ट करेक्ट याद रख ले। यहाँ पे 24.9% जनसंख्या शहरों में निवास करती है, और यहाँ पे कितने हो गए, 74.1% जनसंख्या जो निवास करेगी वो कहाँ करेगी, ग्रामीणों के अंतर्गत करेगी। सॉरी, मतलब 24 और 74, यहाँ पे 75.1% आंकड़ा याद रख लेना। LDC के एग्जाम पूछा जा चुका है। ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या, ग्रामीण तो है 75.1%, शहरी जनसंख्या 24.9% जनसंख्या है। अब इसमें बात कर लेते हैं अपन कि ग्रामीण सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है। सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम, और शहरी में भी क्या आ गया, सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक जो ग्रामीण निवास करेंगे जयपुर के अंतर्गत निवास करते, ध्यान रखना, सर्वाधिक ग्रामीण का निवास करते जयपुर के अंतर्गत। सर्वाधिक जनसंख्या में नंबर 2 पे जोधपुर आया, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया, अलवर, अलवर जिला आ रहा है। और उसके बाद में वो के वो जिला आते हैं नागौर, ठीक है। और न्यूनतम के अंतर्गत सर्वाधिक, न्यूनतम में कौन सा आ रहा था,
जैसलमेर, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे भी जैसलमेर ही आता है। प्रतिशत की बात अलग करते हैं। जैसलमेर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है? जैसलमेर। उसके बाद वहां पे प्रतापगढ़ है, यहाँ प्रतापगढ़ नहीं है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कोटा। कोटा जिले के अंतर्गत न्यूनतम ग्रामीण करते हैं। और उसके बाद आप ले लो किसको? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। तीन जिले आपको याद रखना है। अब देखो इनमें से आईएमपी प्रश्न क्या बनते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पे, और इसमें भी आता है प्रतिशत के आधार पे कौन सा जिला आता है। तो अब देखो कि ग्रामीण जनसंख्या जो सर्वाधिक जयपुर में निवास कर रही है, लेकिन ओवरऑल जिले का अगर प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है प्रतिशत के आधार पे, और बाकी किसके अंतर्गत करती है? जयपुर के अंतर्गत करती है। और न्यूनतम की बात आती है कि न्यूनतम प्रतिशत कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? कोटा। न्यूनतम में कौन सा जिला आता है? कोटा डिस्ट्रिक्ट आता है प्रतिशत के आधार पर। अब शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक ग्रामीण भी जयपुर में है और शहरी भी किस डिस्ट्रिक्ट में आ रही है? जयपुर में आ रही है। लेकिन न्यूनतम में शहरी, इधर तो जैसलमेर था ग्रामीण में, और इधर शहरी में न्यूनतम कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है? प्रतापगढ़। तो न्यूनतम में प्रतापगढ़ है और सर्वाधिक में कौन सा है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। यह आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें जयपुर के बाद अगर और दो जिलों की बात करें तो यहाँ पे जोधपुर, और इधर अगर बात कर ले अपन प्रतापगढ़ के बाद में तो यहाँ पे आ जाएगा डूंगरपुर। और इनका अगर प्रतिशत निकालते हैं कि प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक शहरी लोग राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं, तो प्रतिशत के आधार पे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आता है कोटा। यहाँ पे जो जिला आता है वो कौन सा? कोटा। और ग्रामीण में भी कौन सा आ रहा है? कोटा ही आ रहा है। तो ध्यान रखिए। और शहरी के अंतर्गत अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम के अंतर्गत आता है प्रतिशत में डूंगरपुर। इधर सर्वाधिक में था डूंगरपुर और ये प्रतिशत के अंतर्गत है। तो ये अपना जो आज तक अपन यहीं पढ़ेंगे। अपन इस जनसंख्या की थोड़ा तेज पढ़े थे और आराम से इनकी चर्चा और कर लेंगे अपन। अगले जो वीडियो आएगा उसमें राजस्थान के जनगणना, लिंगानुपात, वृद्धि दर, ये सारे उसके अंतर्गत है। लगभग 3 वीडियो बनेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो? आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।